डीफेक और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों के खिलाफ सरकार अब सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसी सत्र में इससे जुड़ा बिल पेश कर सकती है। डीफेक और डिजिटल अरेस्ट को लेकर जी बिजनेस लगातार मुहिम भी चलाता रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर टिप्पणी कर चुका है कि मौजूदा कानून में इन अपराधों को लेकर स्पष्टता की कमी है। अगर ये बिल इसी सत्र में पास होता है तो अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी मुमकिन हो पाएगी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ है खास मेहमान। आइए स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। विराग गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ मेजर टार्ड विनीत कुमार जी जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट साइबर पीस के। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे शो पे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आप ये बैकग्राउंडर देख लीजिए, ये पैकेज देख लीजिए, हमारी स्टोरी, आपको मामला समझ में आ जाएगा, इसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देश में डिजिटल अरेस्ट और डीफेक के बढ़ते मामलों के बीच अब सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक संसद के मौजूदा सत्र में ऐसा बिल पेश हो सकता है जिसमें डिजिटल अरेस्ट और एआई जनरेटेड डीफेक को अलग और स्पष्ट अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। जी बिजनेस डिजिटल अरेस्ट और डीफेक के गलत इस्तेमाल को लेकर लगातार मुहिम चलाता रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को संज्ञान में लिया। पूरा मामला 3 नवंबर 2025 से जुड़ा है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट के जरिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। 17 अक्टूबर 2025 को डिवीजन बेंच के सामने पहली सुनवाई हुई, जिसमें गृह मंत्रालय, सीबीआई, हरियाणा सरकार और अंबाला के साइबर क्राइम एसपी को नोटिस जारी किया गया और जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। इसके ठीक 10 दिन के बाद 27 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजकर अपने अपने इलाकों में लंबित साइबर अरेस्ट मामलों का पूरा ब्यौरा मांगा। फिर 3 नवंबर 2025 को ये मामला 3 जजों की बड़ी बेंच के सामने पहुंचा, जहां एडवोकेट एनएस नप्पी नाइक को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया और सॉलिसिटर जनरल ने सीबीआई की एक सील बंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। 1 दिसंबर 2025 को सुनवाई में एमिकस क्यूरी ने घोटाले को 3 हिस्सों में बांटा: डिजिटल अरेस्ट, निवेश के नाम पर ठगी और पार्ट टाइम जॉब स्कैम। कोर्ट ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच की मुख्य एजेंसी बनाया। इसी दिन कोर्ट ने कई अहम अंतरिम आदेश भी दिए। 1 दिसंबर को कोर्ट ने 7 बड़े निर्देश दिए। पहला, सीबीआई को पीएमएलए कानून के तहत बैंकरों की भूमिका की जांच की पूरी छूट दी गई। दूसरा, आरबीआई से पूछा गया कि म्यूल अकाउंट पहचानने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। तीसरा, आईटी इंटरमीडियरीज को सीबीआई की जांच में मदद करने को कहा गया। चौथा, देश भर में दर्ज सभी एफआईआर को जोड़कर सीबीआई को पैन इंडिया कार्रवाई का आदेश दिया गया। पांचवा, सीबीआई को इंटरपोल से समन्वय करने को कहा गया। छठा, टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड जारी करने के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश मिला। और सातवां, राज्यों को अपने यहाँ स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने को कहा गया। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एक और अहम निर्देश दिया। सिम कार्ड के साथ साथ सिम बॉक्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाए, क्योंकि ठग इसके जरिए पहचान छिपाकर वारदात को अंजाम दे रहे थे। फिर 9 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने कई और सख्त निर्देश दिए। 2 जनवरी 2026 को बनी एसओपी पूरे देश में लागू करने को कहा गया। हाई कोर्ट से ये कहा गया कि वे सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज इस एसओपीज का पालन करें। डीओटी को 3 हफ्तों के भीतर जरूरी नियम अधिसूचित करने को कहा गया, जबकि मेथी को आईटी एक्ट की धारा 43 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए एक अलग पोर्टल बनाने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने सीबीआई से डिजिटल अरेस्ट के मामलों के रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने को कहा, तो वहीं आरबीआई को संदिग्ध लेन देन रोकने और पीड़ितों को मुआवजा देने का फ्रेमवर्क बनाने के लिए डॉट और मेथी उपभोक्ता मामले मंत्रालय और विधि मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने को कहा गया। कोर्ट ने इन सभी निर्देशों पर अमल की एक नई रिपोर्ट भी मांगी है। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को भरोसा दिलाया कि सरकार ने उनसे इस मुद्दे पर सलाह ली है और इसी सत्र में एक बिल संसद में पेश किए जाने की पूरी संभावना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमानों का। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत विराग गुप्ता जी से। विराग जी, अदालत ने डिजिटल अरेस्ट को रॉबरी एंड डकैती यानी कि लूट और डकैती के बराबर रखने की बात कही है। अब सवाल ये है सर कि हमारे पास क्या अब तक कोई ऐसे कानून नहीं थे? हम तो सुनते थे कि हमारे पास आईटी एक्ट है, दूसरी धाराएं भी हैं जिसके तहत चाहे डिजिटल अरेस्ट हो या डीप फेक का कोई भी मसला हो, सारे कवर हो जाते हैं। तो क्या सच में सर अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता है, अलग से डिफाइन करने की आवश्यकता है? अब तक कोई कानून था ही नहीं क्या? विराग जी। दीपक जी, आज कंगना रनौत के सवाल के जवाब में संसद में, लोकसभा में जितिन प्रसाद साहब ने एक जवाब दिया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने, और उन्होंने बताया है कि जो डीप फेक के खतरे हैं उसके बारे में सरकार पूरी तरह से सजग है। और उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया है जिसमें अनेक प्रकार के कानून नियम बताए हैं। उसमें आईटी एक्ट, आईटी इंटरमीडिएट नियम, 10 फरवरी 2026 को जो बदलाव हुआ है वो, एडवाइजरी दिसंबर 2025 की, फरवरी 2026 की, मार्च 2026 की, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नवंबर 2025 का, इंडिजिनस उसके जो टूल्स हैं और तमाम सारी और बातें हैं। मेरे पास बहुत सारे, कम से कम 15-20 पार्लियामेंट के जवाब हैं, एडवाइजरी हैं। और 2019 से जो पीआईबी में फेक न्यूज़ को कवर करने की बात थी, तो पिछले 7 साल से सरकार का दावा है कि अनेक कानून हैं। 2021 में नए नियम लागू किए गए थे, 3 नए क्रिमिनल कानूनों में भी बात की गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि जो संसद के जवाब, क्योंकि संसद में सरकार सही जवाब देती है भले ही बाहर गुमराह करे, तो संसद के जवाब के अनुसार भारत में पर्याप्त कानूनी व्यवस्था है, तो कमी कहाँ पर है? और कमी को देखने के लिए हमको थोड़ा जंतर मंतर जाना पड़ेगा। और जब जंतर मंतर जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि किस तरीके से एक आंदोलन सोशल मीडिया के दबाव की वजह से 3 बातें हो गई। पहला कि रातों रात एक नकल रोकने के लिए, जो पेपर लीक रोकने के लिए 2024 का कानून था, उसमें रातों रात कैबिनेट ने अप्रूव करके संसद में नया बिल पेश हो गया। इसका मतलब कि हमारे कानून बनाने की शक्ति अच्छी है और हम सख्त कानून बना सकते हैं। जो दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई कि हमने नीट के लिए, हमने टेलीग्राम पर हमने उसमें रोक लगा दिया था उस समय जब हमने उस चीज़ को किया था। और तीसरी बात ये हुआ कि लोगों को कंपनसेशन देने की बात आई कि जो लोग पीड़ित लोग हैं। अब सवाल इस बात का है कि डिजिटल अरेस्ट से पीड़ित लोग सरकार की अव्यवस्था, कानून नहीं बनाने या कानून नहीं लागू होने का शिकार हैं। ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम पर लोगों को हैरेस किया जा रहा है। करेक्ट। और सरकार वर्तमान कानूनों को लागू नहीं कर रही है, ये समस्या की बात है। ओके, तो अब क्या नए कानूनों में क्या अलग से अगर इसको डिफाइन कर देंगे हम तो उससे कुछ नया हो जाएगा? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और क्या हम उम्मीद रखें इससे? अमित दुबे जी, आप बताइए सर, आप तो पुलिस, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, तमाम एजेंसियों के साथ मिलजुल करके काम भी करते हैं, उनको सलाह भी देते हैं। ये बताइए कि जो मौजूदा कानून है क्या वाकई में वो अपर्याप्त हैं कि आपको अलग से कानून लाने की अब आवश्यकता पड़ रही है? कि जिस तरीके से एआई की वजह से हर दिन कोई ना कोई लॉ ब्रेक होता है, कोई पुराना सिस्टम हमारा कंप्रोमाइज होता है, उसकी वजह से कानून में हर दिन नए नए तरह के फेरबदल लाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक। अभी कुछ समय पहले तक मैंने आपसे शायद जिक्र किया था कि एक हमारे यहाँ लॉ है कि जन्म से पहले भ्रूण का लिंग नहीं पहचान सकते आप, इलीगल है। तो लोग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एआई के थ्रू स्कैन कराकर पता कर लेते थे। उसके बाद सारे एलएलएम्स पर गार्ड रेल लगाई गई, लेकिन वो गार्ड रेल सिर्फ इंडियन ज्यूरिडिक्शन के लिए है, बाहर के लिए नहीं है। तो लोग वीपीएन का यूज करके अभी भी कर सकते हैं। तो लॉ तो बनाने ही पड़ेंगे उन प्लेटफॉर्म को इस हद तक रेगुलेट करने के लिए जब वो किसी को भी मिमिक कर रहे हैं, इंपर्सोनेट कर रहे हैं या इस तरह के डीप फेक कंटेंट जनरेट कर रहे हैं जो कि बड़े स्तर पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो जवाबदेही किसकी है? अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पकड़ा गया जो, जैसे प्लेटफॉर्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कितनी है, जिस व्यक्ति ने बनाया उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? कई बार तो इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। 90% टाइम आज भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रही है, हम भले ही उसको टेक डाउन करा दें, पर जब हम पता करना चाहते हैं कि स्टार्ट किसने किया तो इतना चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा मेटा डेटा प्लेटफॉर्म रखते ही नहीं। तो ये भी एक कानून के दायरे में आने की जरूरत है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी हो और वो बताएं, वरना कल के दिन यदि किसी की जान चली जाती है और हम किसी को सजा भी नहीं दे पाए तो फिर तो लॉ का कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जब तक गवर्निंग सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है,
उसका मिसयूज ज्यादा होने लगता है, और वही हमें आज देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली, और शायद इसीलिए आपको अलग से प्रावधान करने की भी आवश्यकता मानी जा रही है। मेजर कुमार, आपसे समझना चाहेंगे, एक अलग, एक स्टैंड अलोन अपराध के रूप में अगर परिभाषित करते हैं हम डिजिटल अरेस्ट को, और इसके लिए कड़ी सजा के प्रावधान लेकर के आते हैं, आपका थोड़ा एनालिसिस समझाइए सर कि कितनी बड़ी ज़रूरत है इसको अलग से एक स्टैंड अलोन अपराध के रूप में परिभाषित करने की, और अगर नया कानून आता है तो क्या जो मौजूदा कानूनों में जो व्यवस्था है उससे नया क्या होगा? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सीरियसनेस हमें नजर आ रहा है, क्योंकि आज के दिन में टेक्नोलॉजी, जैसे अमित जी ने भी बोला कि टेक्नोलॉजी बदल रहा है और हर सेकंड टेक्नोलॉजी बदल रहा है। अगर कोई लॉ, अगर हम बेसिकली अगर एक बात करें चीटिंग या इस जो नॉर्मल जो धाराएं हैं, उसमें अगर डीफेक जैसे केसेस को बुक करेंगे तो उसमें बहुत बार क्या होता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में या फिर आगे फर्दर कंपनसेशन में उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे डीप फेक, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्राइम्स, अब आप देखिए हर क्राइम में एक टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, और आज के दिन में मैक्सिमम क्राइम, डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम सब बढ़ते जा रहे हैं। एआई का उपयोग बढ़ते जा रहा है, हर क्राइम में एआई उपयोग। जहां पहले अगर मैं बात करूं साइबर क्राइम हब्स, हॉटस्पॉट में, जैसे कि जामतारा का नाम लिया जाता है और वहां पे साइबर क्रिमिनल भी अब एआई का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से अब जो न्यू सेट ऑफ क्राइम है उसके हिसाब से लॉ को बदलने की जरूरत है, उस तरह के लॉ आने की जरूरत है, और उसी के हिसाब से कन्विक्शन और क्रॉस बॉर्डर बहुत क्राइम है। जैसे नॉर्मल चीटिंग के केसेस में जनरली आपके जुरिसडिक्शन के अंदर क्राइम पाया जाता है, या अगर कुछ केसेस में देखा जाए तो दूसरे मतलब भारत के अंदर ही बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। लेकिन इस केस में अगर साइबर की बात करें तो कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पे, ये बाउंड्री लेस वर्ल्ड है। यहाँ पे इस तरह के क्राइम लॉ आने के बाद कैसे कॉपरेशन होगा, यहाँ पे जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उन पे कैसे दबाव डाला जाएगा, स्पेशली जबकि अगर आप इंटरमीडियरी बोले कि नहीं हम लोग यूएस लॉ से गवर्न होंगे क्योंकि हम लोग यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो उनको कैसे हम दायरे में लाएं इन सारी चीजों को। और डिजिटल अरेस्ट में हमें यह भी जानने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे साइबर क्राइम सर्वाइवर्स के साथ हम लोग बात करते हैं, जो डिजिटल अरेस्ट सर्वाइवर है, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि उनका हार्ड अर्न मनी, जो बहुत मेहनत से उन्होंने, किसी का पेंशन का पैसा होता है, किसी ने अपने सेविंग, बेटी की शादी के लिए पैसे रखे रहते हैं, उनको इमीडिएट कैसे रिलीफ दिया जा सकता है। एक है फाइनेंशियल रिलीफ कि उनका पैसा अगर निकला तो उनका पैसा कैसे वापस हो सकता है, कितना जल्दी वापस हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो सालों साल वेट करते रहें और जब तक उनका पैसा आए तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो जाए। और साइकोलॉजिकल रिलीफ कि कैसे उनको साइकोलॉजिकली, क्योंकि ट्रॉमा में जब आदमी रहता है तो क्या उस तरह के प्रोविजन होने चाहिए, किस तरह से साइबर रिहैबिलिटेशन होना चाहिए ताकि लोग को एक रे ऑफ होप दिखे कि हाँ उनका पैसा उनको वापस मिल सकता है, उनके साथ जो गलत हुआ है वो चीज होता है। तो ये रिलीफ और ये सब चीज भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बिल जब लॉ बनेगा तो इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है कि कैसे ये इकोसिस्टम क्रिएट करे और जल्दी से जल्दी लोगों को कैसे रिलीफ दिया जा सके। काफी आपने विस्तार से बताया सर, थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, तीनों से हम चर्चा जारी रखेंगे। और देखिए बड़ा सवाल वही घूम फिर के वही आ रहा है कि आपके पास आईपीसी या बीएनएस है, आईटी एक्ट है, बीएसए है, इतने सारे कानून हैं ऑलरेडी, अलग से कानून आप लाएंगे तो इसमें दो चीजें उठ रही हैं। क्या इससे जांच और सजा की प्रक्रिया क्या इससे तेज होगी या फिर कानूनों की संख्या हम सिर्फ बढ़ा देंगे? ये सवाल भी उठना लाजमी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा सा और प्रिसाइज सवाल पूछेंगे हमारे तीनों मेहमानों से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विराग जी, थोड़ा अलग ही अंदाज में पूछ रहा हूं, लेकिन मूल सवाल वही है कि भाई ये अलग से कानूनों की आवश्यकता क्यों? और डिजिटल अरेस्ट को अगर आपने ठीक है एक अलग सा एक अपराध बना दिया और डीप फेक पर भी आप ले आए, जो भी ले आए, इससे कितना उम्मीद ज़्यादा हो कि हम इससे जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, सज़ा की प्रक्रिया और तेज़ इससे होगी, या जैसा मैं कह रहा था कि कानूनों की भीड़ में एक नया कानून हम बना दें और ढाक के तीन पात, ऐसी तो स्थिति नहीं होगी? दीपक जी, 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी चौड़ी बहस हो रही थी और सरकार ने उस समय सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम बहुत जल्दी मजबूत कानून लाएंगे, और उसके बाद 2021 का आईटी इंटरमीडिएट नियम आ गए। उसके बाद उसमें 2023 में बदलाव हुए, 2026 से बदलाव हुए। तो अभी भी जो सरकार जो करने वाली है इसके लिए कोई नया कानून नहीं लाएंगे।
वो आईटी इंटरमीडिएट नियमों में ही उसी में कुछ एक और क्लास जोड़ देंगे। पर मुख्य प्रश्न वही है जो मेजर साहब ने अभी बोला था या अमित भाई जो बोलते हैं। अब मुझे तो कई बार कानूनी प्रक्रिया देख के लगता है कि अमित भाई को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि वो जो उनका जो नया शो आया उसका जो नायक है उस तरीके का नायक भारत में आ चाहिए जो कि बिल्कुल तिलिस्मी तरीके से साइबर क्राइम्स का समाधान कर सके। लेकिन गंभीर बात, दो बातों का उदाहरण देता हूं कि जैसे मर्डर होता है तो कोई गला घोट के मर्डर कर दे, कोई चाकू से, कोई बंदूक से, कोई फरसे से या किसी भी दूसरे तरीके से, तो क्या आप हर बार मर्डर के लिए नया कानून लाएंगे? कानून तो वही पुरानी मर्डर किसी ने कर दिया उसके लिए अपराध, अपराध की सजा है, मर्डर का तरीका अलग हो सकता है। इसी तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला कि डिजिटल अरेस्ट एक डकैती है तो डकैती की उसमें जितनी सारी बातें हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कई सारे लोगों को एक्यूज को बेल देने से मना कर दिया। अब हम दूसरी बात देखते हैं कि सरकार के पास अभी जब नीट मामले में हाई कोर्ट में टेलीग्राम की उन्होंने रिपोर्ट दिया तो 7 लाख से ज़्यादा मामले रिपोर्ट थे और उन 7 लाख मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दीपक जी, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि साइबर अपराधों की 99% मामलों में एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है। तो क्या एफआईआर दर्ज होने के लिए नया कानून बनाना पड़ेगा? जब हम एफआईआर ही दर्ज नहीं करते हैं, उसके बाद उनके साथ जब डकैती पड़ जाती है, उनका पैसा वापस नहीं मिलता है, उनको कंपनसेशन नहीं देते हैं। 3 नियमों की तिकड़ी की बात चलती थी, 4 नियमों की। पहला, टीएसपी के लिए टेलीकॉम का कानून जो 2023 में आया, डेटा सुरक्षा के लिए 2023 का डीपीडीपी कानून जो लागू नहीं हुआ है, और आईटी एक्ट की तरह डिजिटल इंडिया कानून जो अभी तक बना नहीं है, और चौथा नए क्रिमिनल लॉज। इन चारों को जोड़ करके अगर सरकार चाहे तो 3 दिन के भीतर डिजिटल अरेस्ट के माफिया पर 60% लगाम लग सकती है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है क्योंकि उसके लिए इंटरमीडिएट विदेशी कंपनियों को जवाबदेह करना पड़ेगा और वो सरकार नहीं कर रही है। समस्या की जड़ पर आघात करने के बजाय हम उसको बेवजह चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। अमित जी, जो अभी विराग जी ने कही है, और दरअसल ये जो एक कॉम्प्लिकेशन है इस पूरे ताने बाने में, जो एक अजीब सा कानूनी जो बकड़जाल है जिसमें खुद कानून से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी फंस जाते हैं कई बार कि एक्चुअली में कौन सी धारा लगानी है, किस एक्ट के तहत कार्रवाई करनी है, इसका दायरा क्या होगा, इसकी परिधि क्या होगी, इसमें स्वयं कानून से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स भी फंस जाते हैं। इसी कंफ्यूजन को संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। तो हम इस बात की कैसे गारंटी लें कि अगर नया कानून आएगा तो वो डीक्लटर करेगा चीज़ों को? जैसा मैं कह रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि कानून की भीड़ में हम एक और नया कानून ले आए। तो इस बार स्पष्टता हो, क्लैरिटी हो, उसके लिए क्या करना होगा अमित जी? बिल्कुल दीपक जी, देखिए, नया कानून प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। जो आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि कानून को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होते होते भी बहुत वक्त लग जाता है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि लोगों को तो पता भी नहीं होता कि ऐसा कोई कानून आ गया है। तो ऐसे में कुछ चीजें हैं जो फोकस्ड और तरीके से करनी पड़ेंगी। अब जैसे मैंने हमेशा से एक बात का जिक्र किया, आपने भी डिजिटल अरेस्ट की बात की थी। डिजिटल अरेस्ट के पीछे जो कोर एप्लीकेशन थी जो मिसयूज होती थी वो कौन थी? वो थी स्काइप, क्योंकि स्काइप ही एक ऐसी एप्लीकेशन है जो वीडियो कॉल घंटों तक सस्टेन कर सकती है। बाकी जितने भी वीडियो कॉल वाली एप्लीकेशन है उनमें एक सेशन लिमिटेशन है जिसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट होगा। तो क्यों ना हम स्काइप को रेगुलेट करते, और कोई भी ऐसा वीडियो कॉल जो 1 मिनट से 1.5 मिनट से ज्यादा जा रहा है तो उसमें हम पॉपअप करें या इंफॉर्मेशन दें कि क्या ये एक कॉल तो नहीं है, डिजिटल अरेस्ट तो नहीं। तो इस तरह की चीजें टेक्निकल लेवल पर भी इनपुट देने पड़ेंगे। ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी है जिसको लेकर हमें साथ बढ़ना पड़ेगा इंटरमीडिएरीज के। ऐसे में जरूरत है एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट की। जैसे कि आपने देखा अभी यूके के अंदर एआई मिनिस्टर बना है, साइबर मिनिस्टर्स हैं हर स्टेट में, क्योंकि वो एक फोकस तरीके से सिर्फ उसी एरिया में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ आईटी मिनिस्ट्री ही सब कुछ देख रही है, इस वजह से प्रायोरिटीज नहीं होती हैं। जब बिल्कुल चीज बड़ी हो जाती है, पानी सर से ऊपर निकल जाता है, तब जाके हम एक्शन लेना शुरू करते हैं। यहाँ पर 10 साल पहले ही लॉ बना लिए जाते हैं। आप बाकी देशों में देखोगे तो बहुत सारी चीजें प्रोएक्टिवली होती हैं। हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हम बाकी चीजों से ओवरलोडेड। तो मेरे ख्याल से इस वक्त ये समझना होगा लोगों को कि जितना लॉ हम ग्राउंड लेवल पर होने वाले क्राइम के लिए बनाते हैं, उससे ज्यादा हमें साइबर और एआई के लिए लॉ बनाने पड़ेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की अमित जी। मुझे आपसे एक और चीज पूछनी थी। इस पूरे केस के दौरान विराग जी ने हमें बहुत अच्छा रिसर्च भी भेजा है, उनकी टीम ने बहुत बढ़िया इस पर रिसर्च किया है। जस्टिस बागची ने डीप फेक और एआई वॉइस क्लोनिंग पर अलग से खास इसमें चिंता जाहिर की थी। अब आज के एआई जमाने में इंटरनेट पर हजारों ओपन सोर्स एआई टूल्स
फ्री में अवेलेबल हैं, इस पर आपसे कई बार बातचीत हुई है। जब तक सरकार इन टूल्स के निर्माण और इनकी होस्टिंग को गेटवे लेवल पर ब्लॉक नहीं करती है सर, तब तक आप कह देंगे साहब कि डीप फेक बनाना अपराध है या फलाना फलाना अपराध है, ये आप लाइनें लिख देंगे, लेकिन लिख देने से एआई अपराधियों को रोका कैसे जाए? सर, अपराधियों को तो बैन करने के बाद में ही रोक पाएंगे हम, क्योंकि वो वीपीएन इस्तेमाल करेंगे। वो आप आईपी बैन इसलिए कर रहे हो कि इंडिया में कोई एक्सेस ना कर पाए, पर यदि मैंने अपना आईपी ही स्विट्जरलैंड का कर लिया और टनलिंग करके मैं डेटा ले रहा हूं, तो हमारे इंडिया में जो ऑपरेटर है उनको तो लग रहा है कि मैं स्विट्जरलैंड में हूं, तो वो तो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली जाएगी जो कि बैंड है। तो इस वजह से टेक्निकली और भी चीजें करने की जरूरत है। मैं ऐसे सजेशंस हैं, ऐसी चीजें पॉसिबल हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी अब इतना आगे बढ़ चुकी है कि हम वीपीएन के बावजूद डिटेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला कोई ऐसा एआई मॉडल यूज कर रहा है जो वीडियो इंपर्सोनेट करने की कोशिश कर रहा है। बैंडविड्थ है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ये इनपुट दे सकते हैं, लेकिन वो सारी गाइडलाइन बनानी पड़ेंगी। आप सिर्फ चीजें बैन या यस करके अब नहीं चल पाएगा, बाइनरी नहीं है सिस्टम, ये ग्रे है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक थॉट लीडर्स की टीम बनाई जाए और बताया जाए कि भाई इस तरह की सिचुएशंस को लॉन्ग टर्म में कैसे सॉल्व किया जाए। हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ना देखें, और हम जब लॉन्ग टर्म वाले इंप्लीमेंट करेंगे तो ये सब चीजें सॉल्व हो सकती है। सिर्फ बैन कर देना या सजा दे देना, ये भी शॉर्ट टर्म ही दिखते हैं मुझे। करेक्ट। तो देखिए, यहां पर आपको चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी और इस लेवल पर जाकर फिक्स करनी पड़ेंगी, वरना एक कानून आएगा, दूसरा कानून आएगा, तीसरा आएगा, परिभाषाओं को परिभाषित करने के लिए नए नए कानून आते रहेंगे और ढाक के तीन पार। मेजर विनीत कुमार सर, आप क्योंकि ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं साइबर पीस के, तो आप ग्लोबल फुटप्रिंट को भी समझ रहे हैं इसके। हमारी चिंता ये है, जी बिजनेस पे हमने, विराग भाई ने, अमित भाई ने बहुत अच्छे से इसको डीकोड भी किया था, खुलासा भी किया था कि कैसे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस जैसे देशों में जो चीनी सिंडिकेट बैठा हुआ है वो भारतीय नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बना रहा है और दूसरे तरह के तमाम अपराध हो रहे हैं। अब ये एक ट्रांसनेशनल संगठित अपराध है सर। अब भारत सरकार का कोई भी घरेलू कानून आ जाए, आप 1 ले आओ, 2 ले आओ, 5 ले आओ, ये घरेलू कानून विदेशी सीमाओं के बाहर जाकर के बेअसर मालूम पड़ते हैं। ये कैसे करें? क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, एक्सट्रेडिशंस वगैरह आपको देखने पड़ेंगे, आपको डिप्लोमेसी देखनी पड़ेगी, कूटनीतिक द्विपक्षीय रिश्ते देखने पड़ेंगे। तो सर, अपने अनुभव से बताइए कि उस मोर्चे पर फिर कैसे फतेह होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम ही नहीं, भारत ही नहीं, बाकी देश भी इससे जूझ रहे हैं। और इनफैक्ट अभी यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने लास्ट ईयर 2025 में साइबर क्राइम कन्वेंशन भी किया था, जिसमें एक मेजर मुद्दा था कि अभी जैसे हमारे साथ अगर कोई ट्रांसनेशनल क्राइम होता है, जैसे कंबोडिया या किसी कंट्री से हो रहा है, डेटा अगर आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि करीब करीब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को 1 साल लग जाता है डेटा एक फॉरेन एजेंसी से लेना या फॉरेन कंट्री से लेना, क्योंकि एक एमलैट प्रोसेस के थ्रू जाता है, वो उसका एक रूट होता है, यहाँ से कोर्ट ऑर्डर लेना, फिर इंटरपोल, सीबीआई के थ्रू इंटरपोल में जाना, इंटरपोल विंग उस रेस्पेक्टिव कंट्री को अप्रोच करती है और फिर उसी रूट से डेटा आता है। तो आज के दिन में ये चैलेंज बना हुआ है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अभी साइबर क्राइम कन्वेंशन के थ्रू यूएन और जो भी यूएन एजेंसीज हैं बहुत सारी, वो एक साथ चर्चा कर रही है कि क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग कैसे हो सकता है, जैसे इन्वेस्टिगेटर्स को मदद करे। अब 1 साल बाद आपको अगर किसी केस का जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ग्राउंड पे, उस पर अगर डेटा मिल रहा है, तो अब तक तो साइबर वर्ल्ड में एक डेड केस है वहां पे। तो कॉपरेशन की बहुत जरूरत है यहाँ पे, कंट्री टू कंट्री कॉपरेशन का रोल आ जाता है, क्योंकि मैं जैसे अभी बोला कि साइबर स्पेस में कोई बाउंड्री नहीं है। अब इस बाउंड्री नहीं है तो हमें किस तरह से हम कोशिश करें कि हमें डेटा टाइमली मिले, इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेशन मिले। और ये प्लेटफॉर्म बोलेंगे, जैसे मैं बोला कि हमारा सर्वर है एक अलग कंट्री में, हम भारत सरकार की क्यों सुने, हम उस कंट्री जहां हमारा सर्वर है हम उनकी सुनेंगे। तो एक क्राइम जो कि इंडिया में, जैसे हम भारत में अगर बात करें कि एक पर्टिकुलर चीज क्राइम है यहाँ पे, हो सकता है उस कंट्री में, अमेरिका में वो क्राइम उन्हें माने ही ना। तो इस तरह की चीजें, चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारे पास चैलेंज आ रहे हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें एक चीज है कि मैं एक चीज का जो सहयोग करूंगा, इसकी डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक का आज के दिन में कोई लीगल डेफिनेशन इसका नहीं है। एटलीस्ट हमारे पास एक लीगल डेफिनेशन होने से, एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनने से, ये इन्वेस्टिगेटर्स को मदद करेगा कि फास्टर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रोसिक्यूशन हो। और जैसा कि लोग बोल रहे हैं अभी, और विराग जी ने भी बोला, ये हमारा भी मानना है साइबर पीस में, कि मेजॉरिटी ऑफ क्राइम
जो हो रहा है वो अनरिपोर्टेड है आज के दिन में। रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे 1930 है, cybercrime.gov.in है, बट बहुत सारे लोग हैं स्पेशली टियर 3 स्मॉलर टाउन विलेज से जो लोग आ रहे हैं, छोटे गांव से आ रहे हैं, उनको रिपोर्टिंग करने में चैलेंज होता है, उनको भाषाएं प्रॉब्लम है, हर कोई हिंदी इंग्लिश नहीं जाता है, मल्टी लिंगुअल रिपोर्टिंग की जरूरत है, तो बहुत सारी चीजें कुल मिला के बहुत सारे इसमें देखने पड़ेंगे कि आपका दायरा क्या है, तमाम चीजें। क्विकली विराग जी, शो खत्म करने का समय हो चुका है जी। दीपक जी 3 दिन पहले पटना सिटी में मेरे एक रिश्तेदार हैं राजकुमार जी, उनके पास डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई, व्हाट्सएप कॉल आया, लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी, लेकिन उस जो नंबर से कॉल आ रही थी उसके खिलाफ तो FIR नहीं होगी ना, वो किसी और को अरेस्ट करने की कोशिश करेगा। 2 छोटी बातें, पहला कि जो आने वाले समय में आएगा, कानून आएगा, नियम आएगा, एडवाइजरी आएगी, SOP आएगी, और दूसरी बात कि ये जो जितनी भी ISPs हैं, जब तक उनके भारत में अधिकारी नहीं होंगे, अभी विनीत भाई बोल रहे थे विदेशों के बारे में, भारत में इन अधिकारियों को पुलिस वालों के साथ सहयोग करना चाहिए, तो डिजिटल अरेस्ट के मामलों में एक आगे बढ़त मिलेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। विराग जी, हमेशा की तरह वक्त निकाला आपने। अमित जी तो हर तरह से जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, अब वो बड़े पर्दे पर भी इन कहानियों को लेकर के आ रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उनको बहुत बहुत बधाई भी हैं अमित जी और उनकी पूरी टीम को। और मेजर कुमार, आपने आज हमारे लिए समय निकाला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शो में इतना ही, नमस्कार।